आप लोगों को एक परिचय मैंने दे दिया था अंग्रेजों के आगमन में। अभी हम लोग भारत में यूरोपियों के आगमनों की एक श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे अंग्रेज आने की तैयारी करते हैं, आपको एक परिचय दिया। लेकिन आज एक विश्लेषण मिलेगा, आपको एक आधा भाग का विश्लेषण मिल जाएगा कि यहाँ से भारत आए तो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे फैक्ट्रियां स्थापना की, क्या किए, यहाँ के किस राज्य से मिले, ये सब आपको जानकारी हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना होगा कि आज हम लोग अंग्रेजों के आगमन का आगे बढ़ रहे हैं, जो हमने परिचय दिया था उससे आगे। ठीक है, एक कंपनी आई थी व्यापार करने भारत की ओर। जानते थे उसका कितना बड़ा नाम था, गवर्नमेंट एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेड्स इनटू द ईस्ट इंडीज करके था। तो उतना बड़ा कंपनी आप लोग जाने थे कि डायरेक्ट वो भारत नहीं आया था। कहां गया था? इंडोनेशिया। क्यों नहीं आया था भारत? कई कारण हो सकते हैं कि अभी तो पुर्तगालियों से लड़ाई हुई थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम डायरेक्ट भारत नहीं चलते, हम इंडोनेशिया जाते हैं। 1600 में उनको आज्ञा मिला था, 1601 में वो इंडोनेशिया आए थे, उसके बाद वो भारत जाने की ओर तैयारी करते हैं। अच्छा, आइए कुछ नजर हम लोग इंग्लैंड पे डालते हैं। इंग्लैंड में क्या हो रहा था उस समय? इंग्लैंड की रानी, जैसे आप लोग जानते हैं, एलिजाबेथ। तो इंग्लैंड की ओर नजर डालते हैं एक बार। जब कंपनी बनी उस समय वहां की शासिका थी एलिजाबेथ प्रथम। मैं लिख दे रहा हूं, एलिजाबेथ प्रथम वहां की शासिका थी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने ही 1600 में 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को आज्ञा दी थी कि आप जाइए व्यापार कीजिए। तो लेकिन 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए मैं शासक हूं इंग्लैंड का, मैंने किसी कंपनी को भेजा है, अधिकार दिया है कि ये ले अधिकार, तू व्यापार कर, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी को। तब उस कंपनी जो मेरे अधिकार से व्यापार कर रही थी, उसे अब मेरे पश्चात आने वाले शासकों से भी अधिकार पत्र लेना होगा, जो शासक आ रहे हैं। तो इंग्लैंड में एलिजाबेथ फर्स्ट के पश्चात कौन शासक आते हैं? जेम्स फर्स्ट। तो जो यहां कंपनी थी, जिनको भेजा था एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार देके, अब उन्हें इनसे भी अधिकार लेना होगा, क्योंकि अब नए शासक आए हैं। तो इनके अधिकार पत्र को एक व्यक्ति दूत के रूप में इंग्लैंड से भारत आता है, और ये व्यक्ति डायरेक्ट भारत आता है। और ये व्यक्ति का नाम क्या है? नाम है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, कैप्टन हॉकिंस। इनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। जानते होंगे आप लोग कब आए थे, ये भी जानते होंगे, 1608 ईस्वी को। पहले दूत जो डायरेक्ट इंग्लैंड से भारत आए, कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी को। अब आइए, हम लोगों ने इंग्लैंड के शासकों के बारे में देख लिया ना। अब भारत के शासकों के बारे में देखते हैं कि उस समय भारत के शासक कौन थे। आइए एक नजर अब भारत पे डालते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते समय डाउट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कहीं भी से भी पढ़ो, किसी यूट्यूबर की वीडियो देखो, कभी वो आपको 1600 ईस्वी से ले आएंगे, कभी 1700 ईस्वी पर ले आएंगे, और फिर 1635 ले आएंगे, फिर 1667, ऐसे अप डाउन करके आपको पढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन में आधुनिक भारत समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक गांठ बननी चाहिए। अगर हम 1600 ईस्वी से स्टार्ट किए तो 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 जितनी ईस्वी में घटनाएं घटे वो हम आपको बताएं। लेकिन नहीं, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे, तो वो नहीं करना है। आपको मैं
कभी भी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तो एक साइंस है, इसको समझना मतलब एक डिफिकल्ट भी है। अगर आप लोग एक क्रमानुगत नहीं पढ़ते हैं, एक क्रम में नहीं पढ़ते हैं, तो जानिए 1608 ईस्वी यहां भारत में क्या हो रहा था। भारत में आप जानते हैं मुगलों का शासन चल रहा था। मध्यकालीन भारत में अगर आपने पढ़ा होगा तो मुगल वंश चल रहा था। मुगल वंश यहाँ पे मुगलों का शासन चल रहा था। जिस समय एलिजाबेथ इंग्लैंड की शासिका थी, उस समय भारत के शासक थे वहां केंद्र में अकबर। आप जानते होंगे कितने महान शासक थे अकबर। लेकिन जब एलिजाबेथ की 1603 में इधर मृत्यु होती है, अकबर की भी 1604 में मृत्यु हो जाती है। तो ये कंपनी आई थी तो अकबर से ही मिलने कि हाँ अकबर जान के भी शासक है, वहां का अकबर है। ये भी जब निकला होगा तो इसे भी पता होगा कि अकबर है, लेकिन यहां जब आता है दरबार में इसे पता चलता है कि अकबर की मृत्यु तो 1604 में ही हो गई है। तो अकबर का पुत्र कौन था? सलीम। सलीम का नाम क्या था? जहांगीर। जहांगीर वहां का शासक था। जहांगीर वहां का शासक था। इसकी मुलाकात जहांगीर से होती है। इसकी मुलाकात जहांगीर से होती है। अब ये तो था दूत, ये तो आया था कंपनी बैठाने के लिए यहां पे। इधर से ये भी कंपनी तो पहले से थी। अभी लोगों को कंपनी बैठाना है तो यहां के शासक जहांगीर से राय लेना पड़ेगा, आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज्ञा लेने के पश्चात ही आप भारत में फैक्ट्री बना सकते हो। तो इससे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो ये कैप्टन हॉकिंस जाता है, साम्राज्य को प्रसन्न करता है अपने गुणों से। कैसे, मैं बताता हूं। ये कैप्टन हॉकिंस, पहले आप इधर आइए। मुगलों की या दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुआ करते थे उनकी भाषा क्या होती थी? तुर्की, फारसी होती थी ना? क्या होती थी? तुर्की प्लस फारसी होती थी। ये दोनों भाषाएं होती थी। ये तो रहा अंग्रेज, लेकिन ये अंग्रेज तुर्की भी जानता था और फारसी भी, और बहुत अच्छे तरीके से। तुर्की भी जानता था और फारसी भी। अब यहां को एक प्लस बेनिफिट लगता है कि बात बन जाएगी, क्योंकि अब मान लीजिए कोई अंग्रेज हमारे पास आया या हम लोग के पास आया और वो हिंदी बोलने लगे, तो कुछ रिलेशन टाइप का बन जाएगा। ये तो हिंदी बोल रहा है, ये तो हमारे जैसा ही है। तुर्की फारसी का क्या था? अपनी योग्यता प्रदर्शन की, अपनी योग्यता प्रदर्शित की। और जहांगीर इतना इस पर प्रसन्न हुआ कि इसको एक उपाधि दे दी। वाह क्या जानकार है ये। इसको उपाधि दी। ऑब्जेक्टिव आती है, ध्यान रखिए, इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश खां की उपाधि दी। साथ में कुछ जागीरें भी प्रदान की। जागीरें क्या? जमीन कुछ दिया इनको। प्रसन्न हो गया था। अब भाई ये तो पर्सन एक तरह से कहे राजा को इंप्रेस कर चुका है, इंप्रेस। तो इसने कहा कि अब राजा हमारे शासक को बोला कि अब हमें एक फैक्ट्री लगाने का आदेश दे दीजिए। बस हम इसीलिए आए थे कि एक फैक्ट्री लगा पाए। कहां लगा पाए? सूरत में। सूरत में एक फैक्ट्री लगा पाए, इसका आगे आप दे दीजिए, फरमान जारी कर दीजिए। जहांगीर को खुशी था, फरमान जारी कर दिया, जाइए बनाइए फैक्ट्री, बनाइए, अवश्य बनाइए। सूरत में 1608 में फैक्ट्री बनाने का दे दिया गया आज्ञा।
ठीक है, फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुई थी, समझिए। सूरत में किसी और की भी फैक्ट्री थी, याद कीजिए। किसकी? किसकी? पुर्तगालियों की। याद कीजिए पिछली वीडियो में पुर्तगालियों की भी फैक्ट्री थी, या पुर्तगाली तो रहते थे सूरत में। भाई मेरा पड़ोसी देश आ गया मेरे सूरत में फैक्ट्री लगाने देंगे क्या उसको? कदापि नहीं। विद्रोह होता है, ये पुर्तगाली जहांगीर से विद्रोह करने लगते हैं। जहांगीर को बताते हैं कि अरे आपने कैसे आज्ञा दे दी सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने की? हाउ कैन यू डू दिस? कैसे दे दिया? यहां तो हम हैं पहले से, आपने कैसे दिया? बस थोड़ी सी वही नोकझोंक हुई, फैक्ट्री का काम जहांगीर को रोकना पड़ा, या कहें रद्द करना पड़ा। पुर्तगाली खुश, अंग्रेज नाखुश। पुर्तगाली खुश हुए और अंग्रेज नाखुश, आग बबूले हो गए। चलो कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई करते हैं फैक्ट्री का। नहीं बनाने दो, सूरत में नहीं बनाने दो, मसूलीपट्टनम में बना लेंगे। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनी। पहली फैक्ट्री सूरत में, लेकिन वो बनी कहाँ थी? वो तो रुक गई। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज ऐसे आसानी से मारने वाले में से है क्या? आप बताइए, क्या ये सूरत की फैक्ट्री जो 1608 में रुक गया था, इसका काम जो बनना शुरू किया था उसके बाद बीच में रुक गया था, क्या ये फैक्ट्री कभी तैयार भी हुआ? अंग्रेज कहां मारने वाले थे? पुर्तगालियों ने उनका पहला फैक्ट्री जो बनने वाला था उसका मार्ग अवरोध किया था। अंग्रेज तो आग बबूले थे ही, पुर्तगाली, दोनों के बीच में युद्ध होता है। ऑफिशियल तरीके से युद्ध होता है, सेनापति रखे जाते हैं, एक तरह से युद्ध होता है। और युद्ध में आप बताइए कौन जीतेगा? अंग्रेज जीतेंगे। अंग्रेज तो थे ही युद्ध करने में कुशल, अंग्रेज जीते। एक योग्य सेनापति के बदौलत अंग्रेज जीतते हैं, पुर्तगालियों को हराते हैं। इस युद्ध का नाम था सोआली का युद्ध। सोआली का युद्ध कब हुआ था? 1612 में। 1612 ईस्वी में हुआ था सोआली का युद्ध। अंग्रेज पुर्तगालियों को हराते हैं और उसके पश्चात ये जो पहल फैक्ट्री थी जो रुक गई थी, इसका काम धीरे धीरे पूरा होता है और फैक्ट्री बन जाती है 1613 में सूरत की पूर्ण रूप से अस्थायी फैक्ट्री। अस्थायी फैक्ट्री बन चुकी थी। अब यहां पे एक कंफ्यूजन आता है। ठीक है, सूरत की फैक्ट्री रुक गई थी बनना, 1613 में जाके बनी। 1611 में मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री, तो किसे माने हम पहली फैक्ट्री? वो जो पहले बना था लेकिन आधा अधूरा था, बाद में जाके पूरा हुआ, या फिर वो जो सबसे पहले जो बाद में ही हुआ लेकिन पूर्ण रूप से हुआ? तो पहली फैक्ट्री हम सूरत को ही मानेंगे। भले ही पूर्ण रूप से या बनना कामकाज शुरू हुआ था, पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं हो पाया था, लेकिन पहली फैक्ट्री यही थी। दूसरी फैक्ट्री हम मसूलीपट्टनम को मानेंगे, भले ही इसका कार्य बाद में जाके पूरा हुआ, पुर्तगालियों के चलते रुक गया, लेकिन फिर भी बाद में जाके पूरा हुआ, 1613 में अस्थायी हो गया। और युद्ध होता है पुर्तगालियों के साथ। 1620 में उनके नौसैनिक बेरों से लड़ाई करते हैं। 1632 में एक और युद्ध होता है, पुर्तगालियों के लगातार हार हो रही है, अंग्रेजों की लगातार विजय हो रही है। और देखिए अंग्रेजों को क्या क्या इस समय के दौरान लाभ होता है। 1632 में ग्वालियर के एक शासक, दक्षिण भारत के एक शासक से स्वीकृति पत्र मिल जाती है। यहां पर भी उनको मिल जाता है मुक्त व्यापार करने का अधिकार, यहां एक बेनिफिट हो जाता है। 1661 में एक और घटना घटती है जिससे इनको बंबई में लाभ हो जाता है। 1717 में अंतिम मुगल शासक
इनको उत्तर भारत में पूर्ण व्यापार करने का अधिकार दे देता है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, देख रहे हैं कैसे कैसे इनका नियंत्रण बढ़ते जा रहा है, सब आपको पता चलेगा। वेट फॉर पार्ट 2। और ये सब आज याद रखिएगा जितने हमने डाटा बताया है। ठीक, स्वयं से अध्ययन करते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।